कि बच्चों आप लोग जानते हो एमपी बोर्ड ने आप लोग को प्रश्न बैंक तो उपलब्ध करवाया है, लेकिन इसके आपको सॉल्यूशन उसने उपलब्ध नहीं करवाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिसमें आपको पूरे प्रश्न बैंक का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, कक्षा 10वीं, कक्षा कौन सी, कक्षा आपकी 10वीं, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, कक्षा आपकी 10वीं, विषय आपका यहाँ पर विज्ञान है, विषय यहाँ पर आपको कौन सा है, विज्ञान है, आप देख सकते हो। और आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसमें पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन आपके इसी प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। 2021-2022 का ये प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मैंने खुद अभी अपनी एक वेबसाइट बनाया हूं, उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाया हूं। ठीक है, पूरे यूट्यूब और पूरे कहीं पर नहीं मिलने वाला जो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए उपलब्ध यहाँ पर करवा करके लेके आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर आपका 15, आप देख सकते हो। आपका जो चैप्टर नंबर 15 है, आप देख सकते हो आपका चैप्टर नंबर कौन सा, या आपका चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। चैप्टर 15 का नाम है यहाँ पर आपका हमारा पर्यावरण। चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण, इसके आप देख सकते हो इसके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह के आंसर तो आपको इसी प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति के आंसर भी यहाँ पर आपको इसी प्रश्न बैंक में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो आंसर क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, हमारे क्रियाकलाप, इसके आंसर आपको प्रश्न बैंक में नहीं मिलने वाले। तो इसके आंसर मैंने ढूंढा हूँ और ढूंढ करके अपनी वेबसाइट पर मैंने लिखा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, है ना। आप जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे यहाँ पर एक लाइन पड़ी होती है, इस डिस्क्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक वेबसाइट की लिंक दी जाएगी, आप उसमें जैसे क्लिक करोगे तो इन 10 के 10 प्रश्नों के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको ढूंढना चाहते हो तो आपको कैसे मिलेंगे। उसके लिए बच्चों आप कुछ नहीं करना है, आपको चल जाना है कहाँ पर, आपको चल जाना है गूगल पर। आप जैसे यहाँ पर गूगल में जाओगे, गूगल में यहाँ पर आपको चले जाना है, और गूगल में जाने के बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर टाइप करना है BHARTIYA, भारतीय, SHER, शेर, बिना स्पेस दिए, है ना। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना 9 और यहाँ पर टाइप करना है TH। 10वीं क्लास का है, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट का नाम भारतीय शेर 9th है। जैसे यहाँ पर आप भारतीय शेर 9 टाइप करोगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सर्च करेगा, यहाँ पर ये सर्च कर रहा है, इसको सर्च करने दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये सर्च करेगा, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना, वीडियो नहीं खोलना है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक साइट दी रहेगी www.bharatiyasher9th.com, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप नीचे आओगे यहाँ पर, है ना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये मिल जाएगा वार्षिक परीक्षा, देखिए ये मिल जाएगा, ये आला है ना, वार्षिक परीक्षा 2022 विज्ञान एमपी, है ना, अध्याय 15 सॉल्यूशन। ठीक है, आपको थोड़ा हाँ ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये देखिए आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कक्षा 10वीं विज्ञान प्रश्न बैंक 2022 संपूर्ण सॉल्यूशन मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक 2022, कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा 2022 विज्ञान एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक सॉल्यूशन अध्याय 15। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत छटाकने से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अब इसको हम समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम कौन सा चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 15, है ना, कक्षा 10वीं का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, हमारा क्या पर्यावरण, है ना, हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस 5 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर सही विकल्प वगैरह है, सही विकल्प वगैरह यहाँ पर मैं आप लोग को लास्ट में यहाँ पर बताऊँगा
ठीक है, सही विकल्प यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो खालिस्तान भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना, खालिस्तान के यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो आंसर, इसका आंसर क्वेश्चन थे जो आपको कहीं नहीं मिल रहे थे, है ना, तो उसके आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आप लोग को उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, आप एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में आप लिख लीजिए, है ना, कॉपी में आपको नोट करते चलना है। हमारा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण यहाँ पर आपको लिखना है। किसके? ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखना है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला कारण यहाँ पर क्या है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, पहला कारण यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का पहला कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। आप देख सकते हो ग्रीन हाउस प्रभाव को, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। एक सेकेंड, ये देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, पहला ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित गृह प्रभाव, मतलब हरा गृह प्रभाव भी कहा जाता है। मतलब कि इसका आंसर ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण, तो ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण निम्न हैं। पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव और दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई। ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की जो सतह होती है वो क्या होते जा रही है? गर्म होते जा रही है, जो पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के जीवन को संभव बनाता है। देखो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जब जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, हाँ, सूरज जो होता है, सूर्य से ऊष्मा की जो किरणें होती है वो हमारी पृथ्वी पर आती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होते जाती है। फिर जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद पृथ्वी गर्मी को वायुमंडल से बाहर भेजने का प्रयास करती है, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ते जाता है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। ग्रीन हाउस में शामिल गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगती है तो ये पृथ्वी में तापमान को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देती है। पृथ्वी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ते जाता है और हमको उमस पड़ती जाती है, जिससे मौसम और पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों को हानि होती है। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण लिखिए, है ना। यहाँ पर हमारा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला कारण यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जो पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के जीवन को संभव बनाता है। ग्रीन हाउस में शामिल गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं जलवाष्प की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे मौसम और पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों को हानि होती है। दूसरा यहाँ पर कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा कारण यहाँ पर आपको क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, वनों की अंधाधुंध कटाई। तो वर्तमान में वनों की, यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्तमान में वनों की अंधाधुंध कटाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बनी हुई है, क्योंकि वनों के कटाव से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब हम पेड़ पौधों को जब हम काट देते हैं तो पेड़ पौधों को काटने से क्या होता है? वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि की मात्रा बढ़ जाती है, और इन गैसों के प्रभाव के कारण वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाती है ना। जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी, वायुमंडल का तापमान उतना ही कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। और इसके अलावा वनों की कटाई से मौसम में परिवर्तन आते हैं, है ना, जिससे समय पर वर्षा न होने के कारण तापमान बढ़ जाती है ना। वनों की कटाई से मौसम में परिवर्तन आते हैं और समय पर वर्षा नहीं होती है, और बरसात के नहीं होने के कारण क्या होता है? वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। उसको आप पूरा लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। मैंने बहुत मेहनत से टाइप करके आप लोग के लिए यहाँ पर ये बनाया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिख लिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको अंतर लिखना है।
तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के जीव दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे कि मान चलो कि देखो घास, घास को खाया किसने? मेंढक ने। घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेंढक ने, मेंढक को फिर किसी और ने खाया, फिर किसी और को फिर किसी और ने खाया। इस प्रकार जो एनर्जी जो एक दूसरे में स्थानांतरण होती है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के जीव दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और खाद्य जाल किसको बोलेंगे? आपको दो कॉलम बनाना है, पहला कॉलम बनाना है खाद्य श्रृंखला का और दूसरा कॉलम आपको बनाना है खाद्य जाल का, है ना। तो खाद्य जाल में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ये बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल होता है जो एक परितंत्र में पाया जाता है। खाद्य जाल क्या होता है? ये बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल होता है। कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला जब मिल जाती है तो एक खाद्य जाल बनता है, ठीक है। अगला खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला देखो खाद्य श्रृंखला में दूसरा पॉइंट लिखोगे खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जीवों की संख्या कैसी होती है? सीमित होती है। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। खाद्य जाल में क्या लिखोगे? आप यहाँ पर देख सकते हो खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है और असीमित होती है, मतलब कई सारी होती है, ठीक है। इसके बाद खाद्य श्रृंखला में यहाँ पर अगला पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में आपको अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव के साथ क्या होता है? जुड़ता है। और खाद्य जाल में क्या होता है? आप यहाँ पर देख सकते हो खाद्य जाल में, है ना, देखिए ना, एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और उपघटक सम्मिलित होते हैं। इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और उपघटक सम्मिलित होते हैं। और खाद्य जाल में क्या लिखोगे? इसमें विभिन्न जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक सम्मिलित होते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में आपको अगला पॉइंट लिखना है, लास्ट पॉइंट। खाद्य श्रृंखला में लिखोगे यह एक सरल प्रक्रिया है और खाद्य जाल में लिखोगे यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रकार आपके 5-5 पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। प्रश्न यहाँ पर हमारा निकल करके आया है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर आप देखिए, ग्रीन हाउस एक प्रकार के विकिरण का जमाव है। ग्रीन हाउस किसको बोलेंगे? एक प्रकार के विकिरण का जमाव होता है। पहले मैं आप लोग को थोड़ी अपनी देहाती लैंग्वेज में समझा देता हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, फिर आप लोग को यही लैंग्वेज थोड़ी समझ में आ जाएगी, है ना। देखो मान चलो कि ये सूर्य हो गया और ये हो गई हमारी पृथ्वी। सूरज से किरणें कहाँ पर आती है? पृथ्वी पर के अंदर आती है, ठीक है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल हो गया, गैस वगैरह, है ना। सूर्य के अंदर से गर्मी कहाँ पर आ रही है? पृथ्वी के अंदर आ रही है। अब एक समय बात क्या होता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है, और जब पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो ये विकिरण को वायुमंडल के बाहर फेंकती है। लेकिन जब ये विकिरण को, अपनी गर्मी को वायुमंडल के बाहर फेंकती है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर एक कंबल रूपी एक परत बना लेती है। और ये जो परत होती है, ये परत सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देती है लेकिन अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। अब सूर्य से गर्मी अंदर आते जाती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है ना। और जिससे पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ते जाता है और इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यही होता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो विकिरण का जमाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस एक प्रकार के विकिरण का जमाव है जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तर में तापमान की वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? वायुमंडल के तापमान की वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की मौजूदगी आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन बना रहे इसके लिए प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की मौजूदगी क्या है? आवश्यक है, जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में उत्पन्न होता है।
अब मानव द्वारा हानिकारक गैस के उत्सर्जन, जितने प्रकार के मानव होते हैं वो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन करते हैं, है ना, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती जा रही है और इसी कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस गैस है ये, है ना, हाँ ना, पृथ्वी पर एक चद्दर की परत बना लेती है जो तापमान को बढ़ाती है ना। जलवाष्प हो गया, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि द्वारा सबसे अधिक गर्म गैसें उत्पन्न होती है। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है और ग्रीन हाउस के कारण प्रभाव के बिना 18 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता कम होता है। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव कारण क्या होता है ना, इसी कारण ही बर्फ की चादर और ग्लेशियर। अब ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा, मान चलो पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अगर पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से क्या होगा कि महासागर में जितनी भी बर्फ़ वगैरह होती है, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं जैसे हिमालय वगैरह, इन सब की बर्फ़ पिघलती जाएगी और इन सब की बर्फ़ पिघलने से बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और कई सारे देश डूब जाएंगे पानी में ना, है ना। इसी कारण बर्फ की चादर और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण बस महासागर के स्तर में वृद्धि हुई है। गर्म जलवायु की वजह से वर्षा और वाष्पीकरण की घटना बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम की स्थिति बदल गई है, जिससे कुछ स्थान गर्म और कुछ स्थान नरम होते जा रहे हैं। बच्चों आपका अगला प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, आपका अगला प्रश्न है हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारे जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप, मानव के क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, हमारे क्रियाकलाप मानवीय क्रियाकलाप वातावरण को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए पहला, हम जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में मुक्त होता है, जो ओजोन परत का क्षरण करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत का क्षरण करता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक, देखिए क्या होता है, जो सूर्य होता है, आप लोग को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो सूरज होता है, मान लीजिए कि सूरज हो गया है ना, और जो हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ पर एक ओजोन परत होती है ना, तो सूर्य से एक घातक परावैंगनिक किरण आती है ना, ये जो ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत, ये ओजोन परत हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये सूरज हो गया। सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है इस ओजोन परत से छन करके हमारे पास आती है और यहाँ पर एक परावैंगनिक किरण होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, जो कैंसर उत्पन्न कर सकती है, चमड़ी का कैंसर, है ना। तो उन घातक किरणों को ओजोन परत रोक करके रख लेती है ना। लेकिन मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है, मानव क्रियाकलाप रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल करने से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में मुक्त होता है, जिससे ओजोन परत क्या होते जा रही, धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रही है ना, क्या होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है ना। हम जो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल मुक्त होता है, जो ओजोन परत के क्षरण करता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक परावैंगनिक किरण को वायुमंडल में आने से रोकती है। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली घातक जो परावैंगनिक किरण होती है उसको वायुमंडल में आने से रोकती है, परंतु मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को धीरे धीरे क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। दूसरा, मानवीय क्रियाकलाप जैसे वाहन का उपयोग करना और कोयला खनिज को जलाना, दहन करना, अपन गाड़ी मोटर चलाते हैं उससे धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, वायुमंडल में मेथेन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। और ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायुमंडल में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। और चौथा आप लिख दो, कचरा को इधर उधर फेंकने से पर्यावरण में क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है, तो बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा परितंत्र के कितने घटक होते हैं, नाम लिखिए। हमारा प्रश्न यहाँ पर आप लिख लीजिए कापी में, है ना। हमारा प्रश्न यहाँ पर है पारितंत्र के पारितंत्र कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखना है। तो पारितंत्र के घटक, तो आप देख सकते हो पारितंत्र के प्रमुख रूप से 2 घटक होते हैं। जो आपका पारितंत्र होता है उस पारितंत्र के प्रमुख रूप से कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। पारितंत्र के प्रमुख रूप से 2 घटक होते हैं। पहला होता है अजैविक घटक, है ना, अजैविक घटक, है ना, जैसे वायु, तापमान, जल, चट्टाने, ये सब अजैविक होते हैं जो मिट्टी से बनते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर आपका जैविक घटक। अगला होता है यहाँ पर आपका जैविक घटक, है ना, जो जीवित चीज़ें जो पारिस्थितिक तंत्र की को आकार देती है ना, जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार देती है, ठीक है, जीवित चीज़ें जैसे है ना ऑक्टोपस, है ना, हेरोट्रोप्स,
यानी निर्माता, उपभोक्ता, है ना, डिकम्पोजर आदि, ये जैविक घटक होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर आपका जैविक घटक, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रदूषक क्या होते हैं? 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर आप देखोगे पर्यावरणीय प्रदूषक, है ना। इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पर्यावरणीय स्रोतों में अवांछनीय पदार्थों की मिलावट से, जब पर्यावरण के जो स्रोत होते हैं, जैसे पर्यावरण के स्रोत हो गए, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इसमें जब अवांछनीय पदार्थ की मिलावट हो जाती है, जिससे उनकी प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो जाती है ना, जिससे उनकी क्या हो जाती है, प्राकृतिक की जो गुणवत्ता होती है वो नष्ट हो जाती है ना, तो ये घटना प्रदूषण कहलाती है। तो 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक हो गया, दूसरा कीटनाशी रसायन हो गया, तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, है ना। ये क्या होते हैं? अजैव निम्नीकरण नहीं होते, है ना, ये नष्ट नहीं होते कभी, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्या इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत की क्षति मैंने आप लोग को भी बता दिया हूँ, ओजोन परत की क्षति किस प्रकार होती है ना, बस थोड़ा सा बचा है आप लोग को यहाँ पर, ये है ना, इतना सा बचा है, ठीक है। ओजोन परत की क्षति, है ना, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इसके लिए क्या कदम उठाए गए? तो देखिए ना, ओजोन परत, है ना, देखेंगे इसका आंसर। ये देखिए, ये है ना, इसका आंसर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, ओजोन परत क्षति, विभिन्न रासायनिक कारणों से ओजोन परत को क्षति बहस तेजी से हो रही है ना, ओजोन परत तेजी से हो रही है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि हो रही है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्पन्न होता है? रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए, ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश में विद्यमान परावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आने लगी है ना। और ये किरणें इतनी घातक होती है जो कैंसर और त्वचा रोगों का कारण बन रही है। ओजोन परत परावैंगनी यूवी विकिरणों को अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत क्या होती है? जो सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरण होती है उनको वो अवशोषित कर लेती है, लेकिन मानव की क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन परत को नष्ट करते जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर्वसम्मति यह बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित कर दिया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में से 1998 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग में 50% कमी करने की बात कही गई। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मीटिंग में 1996 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर धीरे धीरे रोक लगाने को स्वीकार किया गया। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग आरंभ किया गया है, जिससे ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं होते हैं, है ना। जन सामान्य में इसके प्रति सजगता लगभग नहीं है ना। तो जन सामान्य इसके बारे में सजग नहीं है ना। सिर्फ जो कंपनियां वगैरह होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उनके अगले स्तर के जीव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो उसके अगले स्तर के जो जीव है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के पहले स्तर के जीव की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला खराब हो जाएगी, है ना, और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या, आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है अम्ल वर्षा क्या होती है? आप देख लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पर क्या है। अरे यार,
आप देख सकते हो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 2 प्रश्न बचे, इसको समझ लीजिए और उनको कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरे के पूरे। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका अम्ल वर्षा क्या है और ये कैसे होती है। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। देखिए मान चलो कि जो बद्दल बनते हैं, बादल, आपके बादल बन गए और जब बादल बरसते हैं तो मानव की जो मानव जो वाहन चलाता है, गाड़ी मोटर चलाता है, उससे धुआं निकलते हैं और धुआं निकलने से अम्लीय गैस से हवा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, जो कारखाने की जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है उससे भी जो हवा होती है वो कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और जब पानी बादल का पानी शुद्ध होता है, साफ होता है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे बरसता है तो जितनी भी प्रकार की अम्लीय गैसें होती है वो पानी में घुल जाती है और जो पानी जो होता है वो एक प्रकार का अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है और बरसात का जल खराब हो जाता है। और जब वो पानी नीचे बरसता है तो वो पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ताजमहल के रंग को वो पीला, नीला, काला पीला कर देता है ना, ये हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और तेजाब बन जाता है। ठीक है, कई जो जितने प्रकार की जो पृथ्वी में उत्पन्न जो गैसें होती है ना, पृथ्वी में उत्पन्न गैसें कौन कौन सी गैसें? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में 2 प्रकार के वायु प्रदूषक आते हैं। पहला होता है SO2, एस यानी सल्फर, 2 यानी डाई, O यानी ऑक्साइड, और NO2, N यानी नाइट्रस, 2 यानी डाई और O यानी ऑक्साइड। ये प्रदूषक गंभीर रूप से कारखानों की चिमनियाँ, बस, स्वचालित वाहन के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। और ये जो गैसें होती है वो कहाँ से आती है? हम जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं उससे गैस उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा केंद्र मैनचेस्टर है। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? जलीय प्राणियों की मृत्यु जाती है। अब अम्ल वर्षा होती है, नदी का पानी समुद्र में जाता है। अब वो गंदे पानी के कारण क्या होता है? जितनी भी मछली वगैरह होती है वो सब मर जाती है। कि पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट जाती है। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्व पानी में मिल जाते हैं। ये सारे दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं, है ना। पश्चिम यूरोप के जंगल के नष्ट होने का कारण अम्ल वर्षा है। मनुष्यों पर भी इसके प्रभाव गंभीर होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण हमारा आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है। ताजमहल जो संगमरमर का बना था वो क्या पड़ते जा रहा है? पीला पड़ते जा रहा है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक और अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक में अंतर लिखिए, है ना। जैव निम्नकरणीय प्रदूषक, आपको 2 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम आप बनाओगे जैव निम्नकरणीय प्रदूषक का और दूसरा कॉलम आप बनाओगे अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक का। जैव निम्नकरणीय प्रदूषक में क्या लिखोगे आप? जैव निम्नकरणीय प्रदूषक में आप लिखोगे ये वे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। जैव निम्नकरणीय जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, जैसे गोबर हो गया। और अजैव में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, है ना। अजैव में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, है ना। अजय में पहला पॉइंट आपको लिखना है ये वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें हानि रहित पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, है ना, एक कांच वगैरह हो गया, कभी जीवन में नष्ट नहीं होते। दूसरा, ये पदार्थ जैव निम्नकरणीय में क्या लिखोगे? जैव निम्नकरणीय में आप यहाँ पर लिखोगे ये पदार्थ जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। और अजैव में आपके लिखोगे ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो ये आपका चैप्टर 15 पूरा का पूरा एंड हो गया है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया हूँ। सभी विकल्प खालिस्तान के उत्तर आपको इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, वो तो प्रश्न बैंक में भी आपको मिल जाएंगे। अब अगला चैप्टर जल्दी मैं वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आपको इसको खाली देखना बस नहीं है, आपको इसको शेयर भी करना है। शेयर आप लोग कैसे करोगे? इसको शेयर करने के लिए यहाँ पर ये निशान बना है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर जाओगे और व्हाट्सएप पर जाने के बाद यहाँ पर आपका जो ग्रुप वगैरह होगा उस ग्रुप में जाकर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी कोचिंग का जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बॉय और गर्ल, यहाँ पर जाकर के मैं कर दूँगा, इसको शेयर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप बोल करके लिख दीजिए कक्षा 10 विज्ञान प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन MP बोर्ड मध्य प्रदेश अध्याय 15, ये लिख दीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।